हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज हम क्लास 10th की बुक शुरू करेंगे जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। आप सभी को पता है कि भाई जो हमारी अब ये क्लासेस चल रही हैं उनका मेन जो पर्पज है वो है टू समराइज द लेसन। जब हमारे लाइव सेशन शुरू होंगे कुछ समय बाद, उसमें हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर उसके साथ करवाया जाएगा। अब फिलहाल का जो पर्पज ये है कि भाई हम जो पूरा का पूरा चैप्टर उसको समझने का प्रयास करेंगे कि भाई उसमें है क्या वास्तव में, और जब आप उसकी तैयारी करोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक राजनीति। क्लासेस हमेशा ही बाइलिंगुअल रहेंगी। क्लास 9th तक हमने क्या पढ़ा है कि भी डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है, किस तरीके के वहाँ पर संस्थाएं काम करती हैं, किस तरीके के इंस्टीट्यूशन होते हैं, कैसे हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया था भाई लेजिस्लेचर में और जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका में हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। आज जो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है इस बुक में, उसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। हमने पिछली क्लासेस में अभी तक ये देखा भी डेमोक्रेसी में पावर को शेयर किया जाता है। कुछ पावर केंद्र सरकार के पास होगी, कुछ राज्य सरकारों के पास, फिर नीचे ग्रामीण जो पंचायत होती हैं उनके पास पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था। अब प्रैक्टिकल वे में पावर शेयरिंग कैसे होती है उसके कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो अलग कॉन्सेप्ट है। अब पावर शेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। हमारा जो ये लेसन है ना, इसमें दो देश उनकी एक स्टडी कर रखी है। एक हो बेल्जियम, बेल्जियम देश के बारे में देखेंगे। दूसरा है श्रीलंका, उसके बारे में केस स्टडी है। जो बेल्जियम एक देश है, देखिए हम पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं। पावर शेयरिंग का मतलब है कि भी क्या पावर किसी एक आदमी के पास होनी चाहिए पूरे देश की, या उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि भी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव इत्यादि के पास पावर का शेयर किया जाता है। उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है वो इन दो देशों के एग्जाम्पल से समझेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के। बेल्जियम के बारे में थोड़ा सा देखें। ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसका जो एरिया है वो लेस देन जो अपना हरियाणा स्टेट है उसके एरिया से भी कम है। एक बार आप पूरी कहानी को समझे भाई, इस देश में हुआ क्या था, बिल्कुल ध्यान से समझना है। लेसन देखोगे सारा का सारा उसका जो क्रक्स है समझ आ जाएगा, और क्वेश्चन आंसर भी आप आसानी से करोगे। जो इसकी पॉपुलेशन है वो नियर बाई 1 करोड़ है। हाफ ऑफ हरियाणा लगाओ इसको, ठीक है। इसमें जो पॉपुलेशन है ना, कंपोजिशन, भाई पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर कितनी है उसको बोलते हैं कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, कहाँ कितनी जनसंख्या निवास करती है। देखिए हमारा मेन टॉपिक है पावर शेयरिंग। किस तरीके से बेल्जियम में पावर शेयरिंग को किया गया, किस तरीके की वहां समस्या उत्पन्न हुई और क्या उसका हल निकला, ये हमारी केस स्टडी है अपनी। ये देखो इसमें 59% है फ्लेमिश रीजन में, एक जगह का नाम है वहां पे। जैसे भाई इंडिया है उसकी एक जगह है हरियाणा, कर्नाटका, इस तरीके की वहां जगह है 50 फ्लेमिश रीजन।
59% वहां पे निवास करती है। और जो ये आदमी है ना, ये डच लैंग्वेज को स्पीक करते हैं, डच लैंग्वेज है यहां पे। ध्यान देखो भाई, बिल्कुल ध्यान से, 59% फ्लेमिश रीजन और डच लैंग्वेज को स्पीक करने वाले हैं। प्लस इसकी जो 40% है वो है वेलोनिया रीजन में, ये भी वहां की कोई क्षेत्र का नाम है, वेलोनिया क्षेत्र। यहां के जो आदमी हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है। और जो 1% हैं कहीं भी हैं वो किसको बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज को। ये इसका पॉपुलेशन कंपोजिशन है, 59% डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग एंड 1% जर्मन स्पीकिंग। ध्यान दो, इसका क्या मतलब है। जो इसकी कैपिटल है, राजधानी है, वो है ब्रुसेल्स। उसमें 80% जो है वो है फ्रेंच, 20% है डच। मैं इसके बारे में डिटेल बताता हूं, इसका क्या मतलब है। पावर शेयरिंग करनी है, हमने देखा जो पॉपुलेशन है उसकी 59% है डच लैंग्वेज स्पीक करने वाले। जैसे हिंदुस्तान के अंदर हैं भाई, कुछ हिंदी बोलने वाले हैं, कुछ इंग्लिश बोलने वाले हैं, कुछ उर्दू, कुछ तमिल, ठीक है। उसी प्रकार से 59% डच स्पीकिंग है, 40% फ्रेंच स्पीकिंग है और 1% जर्मन है। पर जो राजधानी है यहां पे देखो, जो है ना डच मेजोरिटी है, दिख रहा भाई, 59% डच वालों की मेजोरिटी है। यहां पे क्या है, राजधानी के अंदर फ्रेंच वालों की मेजोरिटी है। ये एक देश के बारे में मैं बता रहा हूं भाई, उस देश में क्या स्थिति थी उस समय जब इसमें पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ और इसकी जरूरत पड़ी। ध्यान से देखो, यहां पे डच मेजोरिटी अलग से दिख रही है ना भाई, 59% है, जो ज्यादा होंगे वही तो मेजोरिटी होगी। पर जो ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है उसमें है फ्रेंच स्पीकिंग वाले आदमी ज्यादा। बात समझ आई। जब इनके अंदर पावर शेयरिंग की बात हुई तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, एक संघर्ष पैदा हुआ। इस देश के अंदर जो ये फ्रेंच है ना, फ्रेंच ये पावरफुल थे भाई। ध्यान से देखो एक बार, फ्रेंच लैंग्वेज वाले पावरफुल थे, माइनॉरिटी का शासन, समझ गए। ये एजुकेटेड थे, रिच थे, पावरफुल थे, माइनॉरिटी वाले फ्रेंच वाले। फिर एक जैसे जैसे पढ़ाई, एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ देश के अंदर, डच जो पीपल थे उन्होंने भी, वो भी एजुकेट हुए, तो उन्होंने देखा यार कि फ्रेंच वाले ज़्यादा पावरफुल हैं और वो हमसे जनसंख्या में भी, पॉपुलेशन में भी कम है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ पावर शेयरिंग को लेकर कि भी किसके पास कितनी पावर हो। तो इन्होंने 1970 से लेकर 1993 तक 4 अमेंडमेंट्स करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। समझे भाई एक बार, कि जब इनके बीच पावर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, उन्होंने उसका क्या रास्ता निकाला, समझो इस बात को। इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन 20-22 वर्षों के अंदर 4 अमेंडमेंट किए। क्या किया भाई, पहला काम किया कि भी हर जगह पर, ध्यान दो भाई, जो मिनिस्टर थे ना, डच मिनिस्टर बराबर है फ्रेंच मिनिस्टर। पूरे देश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इन्होंने ये पहला कानून ये पास किया कि भी डच जो आदमी है और फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल है उनके मिनिस्टर सेम होंगे। क्लियर है कि भी मिनिस्टर सेम होंगे तो इनकी ताकत भी सेम, इनकी ताकत भी सेम, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। दूसरा क्या किया, जो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में था, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट में क्या किया भाई,
वहां पे भी सेम कंडीशन रखी कि भाई जो डच क्षेत्र थे, जो फ्रेंच क्षेत्र थे, वहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया। तो कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस्ड। अब कोई समस्या ही नहीं, ना इनको और ना इनको। तीसरा इन्होंने क्या किया, एक और गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम है, मैं बताता हूं, रखा भाई इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट। ध्यान दो, कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब है? देखिए मैं इसका एक थोड़ा सा मैप बनाता हूं कि भाई बेल्जियम किस तरीके का देश है। एक इस तरीके का लगाओ, यहां पे क्या है, डच, और ये है फ्रेंच। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या किया कि भी डच उस गवर्नमेंट को चुनेंगे, डच पीपल अपनी गवर्नमेंट को, फ्रेंच पीपल अपनी गवर्नमेंट को। ये फ्रेंच चाहे यहां रहते हो चाहे डच ये यहां रहते हो, एक गवर्नमेंट बनाई, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें केवल डच पार्टिसिपेंट, जो डच लीडर थे ना, उनको ये डच पीपल इलेक्ट करेंगे, जो फ्रेंच लीडर थे उनको फ्रेंच पीपल इलेक्ट करेंगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर डच पीपल डच लीडर को इलेक्ट करेगा और फ्रेंच पीपल फ्रेंच लीडर को इलेक्ट करेगा। इस गवर्नमेंट का क्या काम था? देखो मेन तो गवर्नमेंट है ये दो। जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, इसका काम था सिर्फ कल्चर को देखना अपना, भाई कहीं पे कल्चर के बारे में कोई समस्या है तो ये देखेगा, कहीं पे कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो ये देखेगा। देखो उनकी संस्कृति भी जीवित रही, दोनों की, फ्रेंच की भी डच की भी, उनको पावर शेयरिंग में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, तो यहाँ की समस्या बिल्कुल दूर हो गई। ठीक है भाई। एक जो कैपिटल में थी, देखो ये कैपिटल में तो फ्रेंच वाले ज्यादा थे, तो कैपिटल थी ना जो इनकी, उसमें भी इक्वल मिनिस्टर रखे गए। ये था फोर्थ, इक्वल मिनिस्टर फॉर डच एंड फ्रेंच। बात ध्यान दो भाई, क्या किया गया है जब समस्या थी कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट की समस्या होने के बाद उन्होंने 4 अमेंडमेंट किए। मिनिस्टर जो सेंटर में थे, दोनों के मिनिस्टर सेम किए, स्टेट में करे, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जिसका चुनाव अपनी अपनी लैंग्वेज के आधार पे करते थे आदमी। उनका काम कल्चर और लैंग्वेज को स्टेब्लिश रखना था, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको सोल्व करना था। कैपिटल में भी इक्वल मिनिस्टर रखे। ठीक है, इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा सबसे बड़ा क्या हुआ कि भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, दोनों प्यार से रहना शुरू कर दिया और आगे डेवलप होते गई। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम श्रीलंका के बारे में देखेंगे। श्रीलंका की जो केस स्टडी हुई, श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ, क्या इसी तरीके से काम हुआ, क्या फिर वहां कुछ और प्रॉब्लम्स ने जन्म लिया, यहाँ पे बेल्जियम का इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। दोनों जितनी भी वहां पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप थे उनको इक्वल पावर मिल गई और वो आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक है, ये थे बेल्जियम की केस स्टडी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके।